हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो वीडियो है बीए थर्ड ईयर के जो वार्षिक परीक्षा या प्राइवेट परीक्षा हो रही है उसी के संबंध में। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी का वीडियो है। आप लोगों को पता होगा कि बीए थर्ड ईयर में मात्र 2 ही विषय होते हैं और उस 2 विषय का 3-3 पेपर होते हैं। तो राजनीति विज्ञान विषय जिसका भी होगा उसके 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर उनका ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड पेपर, थर्ड पेपर लिखित होगा। फर्स्ट पेपर का नाम है अवधारणा एवं वाद, यानी जो भी वाद आए उसके बारे में पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा पेपर आप लोग का जो लिखित होगा उसका नाम है लोक प्रशासन और तीसरा पेपर है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आज का जो वीडियो है हमारा वह है फर्स्ट पेपर, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों चलो, आप लोग बीए थर्ड ईयर वाले एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला इसमें प्रश्न है कि इसमें से कौन मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का एक प्रकार नहीं है। देखिए, मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो सत्ता का सिद्धांत है उसमें 3 प्रकार की सत्ता की बात की थी, और इसमें कहा है कि मैक्स वेबर के द्वारा परिभाषित सत्ता का एक प्रकार नहीं है इस तीनों में से। तो याद रखिएगा कि परंपरागत सत्ता भी है, करिश्माई सत्ता भी है, वैधानिक सत्ता भी है, लोकतांत्रिक सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं। तो नहीं के अनुसार ये क्वेश्चन आप लोग का सही होगा। यानी मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता के सिद्धांत में से ये लोकतांत्रिक सत्ता नहीं है, यही तीनों सत्ता है। याद रखिएगा, परंपरागत, वैधानिक, करिश्माई। ये हो सकता है कि आप लोगों को 100 नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें से रिपीट भी प्रश्न ये कर सकता है। फिर है कि किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर में भी ये प्रश्न आप लोग को पूछा था, सेकेंड ईयर में भी पूछा था, थर्ड ईयर में भी पूछेगा कि इसमें से, क्योंकि इस बार आप लोग का ये सभी वाद पढ़ना है। वाद पेपर का नाम ही ये वाद, तो वाद है तो वाद में ये प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पर आवश्यक बुराई, यानी आवश्यक भी है और बुराई भी है। यानी आवश्यक इसलिए है कि कुछ ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है, लेकिन बुराई है क्योंकि इसकी कमियां होती है। तो किस दर्शन, मतलब कौन सा वाद बोला कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाद। ठीक है, इस पे बहुत ध्यान से देखना होगा इस शब्द को, आवश्यक और बुराई, क्योंकि बहुत अंतर कर देता है कई बार। ठीक है, जैसे अगला है, किसके अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है। देखिए, अभी बताए हैं ना कि उस पर ध्यान देना होगा। देखिए, यहाँ पर बोला है अनावश्यक भी है, बुराई भी है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है राज्य का, और मतलब इसलिए जरूरी नहीं है कि ये बुराई है। वहाँ बोला था कि बुराई तो है लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है, व्यक्तिवाद बोला था। लेकिन यहाँ पर देखिए तो कौन सा कहा था? अनावश्यक बुराई है। तो ये है बच्चों, याद रखिएगा, अराजकतावाद। बताया है ना कि बहुत माइनर अंतर से आप लोग क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा, अनावश्यक बुराई जब कहे तो अराजकतावाद है। फिर है कि यह किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। मतलब कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी प्रश्न पूछ चुका है, थर्ड ईयर में पूछेगा ही। जे रूसो, जीन जैक्स रूसो का यह विचार है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट ईयर में पूंजीवाद पढ़े थे, इस बार भी पूंजीवाद आप लोग को पढ़ना है, मार्क्सवाद पढ़ना है, क्योंकि वाद है तो वाद है तो सिंपल सी बात है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फिर अगला, उदारवाद का जनक कौन है। फिर वाद आप लोग को पढ़ना है, जानते ही हैं। तो उदारवाद का जनक कौन है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक है। ये परीक्षा में पूछता भी है बार बार, और 2 जगह 3 जगह रिपीट इस प्रश्न को कर देता है, उलट कर इधर से उधर करके उदारवाद का पूछता है। ठीक है, तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक है। ठीक है, अगला है कि उदारवाद संबंधित है। जो उदारवाद विचारधारा आया, ये देखिए इंग्लैंड में आया था, और ये उदारवाद विचारधारा आया था तो किसके संबंध में आया था? तो याद रखिएगा, पूंजीवाद। यहीं से पूंजीवाद को जन्म हो जाता है। क्या होता है कि उदारवाद ये कहता है कि बाजार जो होता है, लोगों का व्यवसाय होता है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी सबको बाजार में छोड़ दीजिए, अपना अपना विकास लोग कर लेंगे। तो उदारवाद जो आया तो उससे क्या हुआ? पूंजीवाद को बढ़ावा मिल गया। ठीक है, पूंजीवाद बढ़ा। फिर है कि समाजवाद
का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो समाजवाद शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अगला, शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने कहा? जो शक्ति है इसको बल प्रयोग, कहा कि शक्तिशाली लोग ही बल का प्रयोग करने के बात कौन कहता है? तो याद रखिएगा कौटिल्य। ये कहा था कि शक्ति को बल प्रयोग कहा था। ठीक है, फिर है कि राजनीति विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान बताया? मतलब कि कहने का मतलब कि राजनीति जो विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा? तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा था कैटलिन। ठीक है, कैटलिन। अगर यहाँ पर लासवेल भी आ जाए, ठीक है, लासवेल वह भी बोला था। ठीक है, अगर ऑब्लिक करके दोनों का नाम रहे तो दोनों का नाम याद रखिएगा कि राजनीति विज्ञान को ये दोनों ने शक्ति का विज्ञान कहा था। ठीक है, कि लुसियन पाई ने राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं बताया, राजनीति विकास का, सॉरी, कहा था कि राजनीति का जो विकास होता है उसके लक्षण होते हैं, और उस लक्षण में उसने कौन सा नहीं बताया था? देखिए, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, ये तीनों बताया था, स्वतंत्रता नहीं बताया था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो स्वतंत्रता नहीं, याद रखिएगा। समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण या विभेदीकरण होता है, वही लुसियन पाई के राजनीति विकास का लक्षण है। ठीक है, अगला है कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जो पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आर्मंड ए पावेल। इसने सामाजिक शास्त्र को राजनीति में प्रवेश कराने का बात कहा था। ठीक है, अगला है कि इसमें से क्या पूंजीवाद के लक्षण है? जानते हैं दुनिया में साम्यवाद और पूंजीवाद दो विचारधारा है। तो ये पूछा है कि पूंजी, अगर किसी देश में पूंजीवाद है, क्योंकि वाद आप लोग को पढ़ना है, तो पूछा है कि अगर किसी देश में पूंजीवाद है तो उसका कौन सा इसमें से लक्षण दिखता है? उसी को कहते हैं पूंजीवाद। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निजी लाभ। कभी भी पूंजीवादी अपने कार्य से दूसरे को लाभ हो हानि हो उससे उसका मतलब नहीं होता है, बस उसको अपना निजी स्वार्थ दिखता है, यानी निजी लाभ दिखता है। अगर शराब की फैक्ट्री बनाने वाला कंपनी जानता है कि हमारे शराब से लोगों को नुकसान होगा, लेकिन उसे उससे मतलब नहीं है कि जनता को क्या, उसको उसका अपना निजी लाभ से मतलब होता है। यही पूंजीवाद का लक्षण होता है। तो पूंजीवाद में निजी लाभ देखा जाता है, जनता को उससे क्या नुकसान हो रही है, जनता का हित नहीं देखा जाता है। अगला है, इसमें से कौन देश पूंजीवादी देश है? ये 4 देश है, इसमें से पूछा है कि कौन सा देश पूंजीवादी देश है? तो याद रखिएगा, इसमें से अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। ठीक है, इसी को विकसित देश कहते हैं, ये विकसित देश है। ठीक है, तो ये अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। ठीक, फिर है कि फेबियनवाद समाजवाद का संबंध किस देश से? जो फेबियनवाद था वो समाजवाद, समाजवादियों का एक ग्रुप था फेबियन, वो कहाँ पर था? तो वो ब्रिटेन में था। ये इंग्लैंड के 12 लोगों, 15 से 15 लोगों का एक समूह था जो फेबियन समाजवाद का गठन किया। जब थियरी पढ़ेंगे तो आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि फेबियनवाद क्या था। ठीक है, जो बाद में अमेरिका चला जाता है। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? यानी लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी समाजवाद होगा और लोकतांत्रिक होगा, कि प्रबल समर्थक कौन थे? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? किसने कहा कि जो साम्राज्यवाद है, यहाँ पर पूरा साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था किसने कहा? तो याद रखिएगा ये था लेनिन। क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स जर्मनी में क्रांति कराना चाह रहा था, वहाँ सफल नहीं हुआ, उसी के आधार पर लेनिन रूस में क्रांति कराया, और रूस में क्रांति कराया तो वहाँ पर क्या था? साम्राज्यवाद स्थापित था। तो इसने कहा कि ये साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, इसी के विरुद्ध पहले ही क्रांति किया जाए, पूंजीवाद का इंतजार मत कीजिए। ठीक है, वो कहा कि साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद बन जाता है बाद में। तो उसकी किताब का नाम भी यही था। जब लेनिन अपना स्टेटमेंट्स रूसी क्रांति कराया था तो उसी में ये स्टेटमेंट्स भी दे दिया था, और ये किताब लिख दिया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। यहाँ पर लेनिन ने रूसी क्रांति कब किया? देखिए यहाँ पूछ भी दिया कि लेनिन ने रूसी क्रांति कब किया, तो याद रखिएगा 1917 में रूस में क्रांति हुआ था। अभी बताया है ना, मार्क्स जर्मनी में क्रांति कराना चाहता था पूंजीपतियों के विरुद्ध, पर हो नहीं पाया, लेकिन उसी को देखकर क्या किया, लेनिन ने रूस में क्रांति कराया, जिसको रूसी क्रांति कहते हैं, और 1917 में, और बाद में लेनिन वहाँ का
शासक बन जाता है। अगला है अहस्तक्षेप राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? जो अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप का मतलब राज्य, अहस्तक्षेप राज्य का मतलब बाजार में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। जो राज्य है वो बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, व्यक्तिवाद, ठीक है। और यही व्यक्तिवाद क्या बन गया? उदारवाद हो गया, ठीक है। व्यक्तिवाद का ही अगला रूप उदारवाद बन गया, यानी उदारवाद व्यक्तिवाद का से मिश्रण है। तो ये कभी भी व्यक्तिवाद ही कहता है। अभी बोले हैं ना शुरू में, आवश्यक बुराई, आवश्यक भी है बुराई, मतलब राज्य हस्तक्षेप करेगा पर जब जरूरत पड़ेगी तब, यानी जरूरी है थोड़ा बहुत, आवश्यक है पर ये बुराई है, ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा तो वहाँ उसको हटना पड़ेगा, ठीक है। वही उदारवाद और व्यक्तिवाद कहता है। इसमें से कौन सा अराजकतावादी विचारक है? पूछा है कि ये चार विचारक, इसमें से कौन सा अराजकतावादी, अराजकतावादी जो कहते हैं कि राज्य नाम की संस्था होनी ही नहीं चाहिए, तो वही अराजकतावादी यहाँ पर बाकुनिन है, ठीक है, बाकुनिन। फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या की गई है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 25। जानते हैं अनुच्छेद 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये राज्य क्या करता है? सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देता है। यानी भारत सरकार अपना एक निजी धर्म नहीं अपनाता है, यानी राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं उस समाज में, सभी लोग अपना अपना धर्म का पालन करें, अनुच्छेद 25 कहता है। सभी को अपना अपना धर्म को मनाने का स्वतंत्रता है। वही लक्षण को क्या कह दिया जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कह दिया जाता है, ठीक है। अगला है थियरी ऑफ जस्टिस। जो थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ये किताब का नाम है जॉन रॉल्स का, ठीक है। ये जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है द थियरी ऑफ जस्टिस। बाद में इसने जस्टिस एंड फेयरनेस भी किताब लिखते हैं, कई बार इसका भी किताब का नाम पूछ देता है कि जस्टिस एंड फेयरनेस, ठीक है। जस्टिस एंड फेयरनेस उन्हीं की किताब का नाम है, बाद में लिखते हैं, कई बार उसका भी पूछ देता है। अगला है कि लोकतंत्र के अभिजन का सिद्धांत। अभिजन मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में ही लोकतांत्रिक सत्ता विद्यमान हो जाती है, एक इसका विचारक है। तो याद रखिएगा, पैरेटो, मुस्का, सुपीटर, ये तीनों का बार बार रिपीट करता है। अगर कहीं आए इसमें नाम न रहे, अगर ना ही करके पूछे तो आप लोग ध्यान इसको दे लीजिएगा, बस याद रखिएगा, लोकतंत्र के अभिजन का सिद्धांत पैरेटो, मुस्का, सुपीटर। एक ही क्षण में, जैसे कि समझौतावादी विचारक का नाम नहीं याद किए थे आप लोग, हाफ्स, लाक, रूसो, वैसे ही इसको भी याद किया जाता है। यही तीनों का नाम रहता है बार बार परीक्षा में, पैरेटो, मुस्का, सुपीटर, पैरेटो, मुस्का, सॉरी, पैरेटो, मुस्का, मिशेल्स, पैरेटो, मुस्का, मिशेल्स, ठीक है। अगला है कल्याणकारी राज्य मिश्रित है। जो कल्याणकारी राज्य होता है, जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जो जन कल्याण करे, यानी जनता के सामने कोई समस्या आए तो उसका समाधान करे। उसमें किस किस का मिश्रण होता है? तो पूछा है कि व्यक्तिवाद, आदर्शवाद नो, उदारवाद, साम्यवाद नो, आदर्शवाद, साम्यवाद नो। जहाँ भी उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण होगा वही कल्याणकारी राज्य। उदारवाद का मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो, और समाजवाद का मतलब जहाँ पर राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता हो। दोनों की बात है, मतलब दोनों का थोड़ा बहुत मिश्रण हो, वही कहलाता है क्या? कल्याणकारी राज्य। अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी विचारक है? तो निम्न में से, इस चारों विचारक में से कौन सा अस्तित्ववाद है? देखिए वाद आ गया ना, और आपका पेपर का नाम ही है अवधारणा एवं वाद। तो कौन सा अस्तित्ववादी विचारक है? तो सात्र। याद रखिएगा, सात्र एक अस्तित्ववादी विचारक है, इसी ने अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया था। तो यही है आज का, इतना ही प्रश्न है, और जल्द ही हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिए। बीए थर्ड ईयर है आप लोग का, अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज से आप लोग बच रहे हैं तो बढ़िया से इस पेपर को कर लेंगे तो आप लोग का परसेंटेज कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर परसेंटेज आपका ज़रूरी है तो फर्स्ट पेपर को कवर, क्योंकि इसको कंप्यूटर को चेक करना है। अगर बढ़िया से ट्रिक कर दिए हैं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए परसेंटेज बढ़ाना है तो इस पेपर को बढ़िया से पढ़ लीजिए। सेकंड पेपर, थर्ड पेपर आप लोग का बहुत टफ है इस बार, उसका भी वीडियो हम बना देंगे एक दो प्रश्न का। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग का 100 में 80 90 तक नंबर, 95, क्योंकि बहुत लड़कों का 90 95 नंबर आया है,
बढ़िया से वीडियो को पढ़े रहेंगे तो आप लोग का नंबर आ जाएगा और परसेंटेज आप लोग का बन जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, जल्द से जल्द और वीडियो हम बना देंगे आप लोग को। इसको बढ़िया से देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।